बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनों की तरफ से ही मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ ने टिकट्स जारी किए, जिसके बाद पार्टी के अंदर, तंजीम के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए और तंजीम ने उन फैसलों को मानने से इनकार कर दिया जो पार्टी के रहनुमाओं ने ये कहकर लिस्ट जारी की कि इसे अप्रूवल जो है वो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जब भी सेनेट के इंतखाबात आते हैं, इस किस्म की आवाज़ें उठने लगती हैं, सवालात उठाए जाते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं कि सेनेट के टिकट ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। अगर ये सेनेट के टिकट बेचे जाते हैं तो फिर मुल्की सियासत में उन रहनुमाओं का किरदार क्या हो सकता है कि जो इसलिए वोट लेकर आते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ामात लगते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियाँ आपस में गठजोड़ कर लेती हैं, जो एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होती हैं, लेकिन सेनेट के इंतखाबात के मौके पर अपनी अपनी नशिस्तें लेने के लिए एक दूसरे के साथ मिल भी बैठती हैं, लेकिन दीगर मुल्की मामलात के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से मिल बैठने को तैयार नहीं होती। यही सूरत हाल का सामना है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि टिकट्स बेची जा रही हैं। यानी अगर इस हवाले से वो पार्टी जो अपने आप को ये कहती थी कि साफ़ और शफाफ सियासत उनका जो है वो मकसद है, तो फिर उस पर इस किस्म के इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलानी है। इस तहरीक का लायामल क्या होगा, अभी तक इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। फिर आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, जिन्हें बिजली महंगी मिलती है, जिन्हें इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मिल रही हैं। साथ ही चीनी का एक बड़ा स्कैंडल अवाम के सामने है। चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है। इल्ज़ामात लगाने वाले इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी वो लोग हैं कि जो उनके बहुत करीबी समझे जाते थे। वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत जनाब मुज़फ़्फ़र रहमान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के तर्जमान जनाब असलम गौरी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। टिकट्स जारी किए गए जो लिस्ट जारी की गई कि ये सेनेट में उम्मीदवार होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, एक मुतफ़िक़ा तौर पर जो है सियासी जमातों के साथ बातचीत की सूरत हाल भी सामने आई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की उस लिस्ट को जो जारी की गई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुशावरत से बनाई गई, उसे सियासी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। पेशावर की तंजीम उसको मानने को तैयार नहीं है और लोग उस फैसले को तस्लीम करने को जो है कबूल नहीं कर रहे जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जारी की। ये जब लिस्ट बनाई गई उस वक्त क्या इमरान खान साहब के अहकामात शामिल नहीं थे, फिर सियासी कमेटी की मुशावरत नहीं थी जो आज इतराज़ात उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने खुद आज ट्वीट किया है और उस पर मैंने यही कहा है कि पार्टी के अंदर काफी अर्से से नहीं बता रहा हूँ और उससे आज मेरी नतीजे भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की नामजदगियाँ हुई, हमेशा पार्टी में एकता नामजदगियाँ होती हैं और पूरी में से लोगों का इंतखाब होता है। तो सब कुछ जाहिर है, अगर 3 सीटें हैं तो 12 लोगों को तो नहीं दिया जा सकता, 3 दिए जाएंगे। और ये कहा जाता है कि वो 6 नाम जो इमरान खान ने करे। अब कुछ तरह के इमरान खान ने फाइनल नहीं किए, कुछ तरह के फाइनल किए, तो ये बड़े खास बात है। मैं तो देखूँगा तो बड़ा दिल में खुश है तो मैं तहरीक इंसाफ में इन चीज़ों के ऊपर लड़ते हुए मैं देखूँ कि मुझे सेनेट का टिकट दिया जाए, दूसरा क्या मुझे दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया है इस पार्टी को जिसको इमरान खान ने अपनी कुर्बानी से बनाया, कायम रखा हुआ है। और वो हम छोटी छोटी चीजों मैंने भी ट्राई किया था 14 मिनट के लिए, लेकिन मुझे कंसिडर नहीं किया गया, तो मैं तो खफा नहीं हुआ, हालांकि मैं सब कुछ सीखा था। और अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो मैं उस क्राइटेरिया पे भी फॉलो करता हूँ। मैंने कभी भी जिक्र ही तक नहीं किया और ना ही उससे नाराजगी का इजहार किया, ना ही मैंने कोई लॉबिंग की, किसी को नहीं कहा कि मैंने बात करें। अगर नहीं होता है तो खैर है, लेकिन अगर ये भी चीज अभी मुझे नजर आ रही है ना, मुझे 5 अगस्त करेगी, हमें इतना फोकस जो है 5 अगस्त के लिए रखना चाहिए। ये इस पर जो टिकट के लिए जो इश्यूज बन रहे हैं पार्टी को करने के लिए
साजिश हो रही है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। वर्करों को खुद एहसास होना चाहिए। जिन लोगों के नाम नहीं आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो विड्रॉ करें थोड़ी और पार्टी के साथ खड़े हो जाए। इंशाल्लाह उनको और मौके बहुत आ जाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ उनको, पार्टी के साथ रहे तो पार्टी उनको और भी सही मौके फराहम कर देगी। देखिए शौकत साहब, जिन लोगों ने जिनके नाम नहीं आए या जिनसे कहा जा रहा है कि अपने कागजात वापस ले लें, अगर इरफान साहब ने, आयशा बानो ने कागजात वापस ना लिए तो क्या जो इस वक्त पीटीआई की सीटें हो सकती हैं उसमें कमी बेशी हो सकेगी? देखिए इरफान सलीम के लिए मैंने भी बात बताई और मैंने भी कहा था कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा हो गया है कि लिस्ट शामिल हो गई है उसमें उनका नाम नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए, उनको कोई और मौका मिल जाएगा। इस तरह आयशा बानो हमारी बड़ी सीनियर है, बहुत ही काबिल है, हमारे पास पार्लियामेंटेरियन रही है, उन्होंने एक साथ काम किया है। लेकिन अगर उनको नहीं हो रहा है तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विड्रॉ करें पार्टी की खातिर, और क्योंकि उनकी इस वजह से अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होगा तो फिर वही पैसे की रेल पे लोग जिससे ये नहीं कह सकता कि हमारे लोग जो है वो बिक जाएंगे या वो हो जाएंगे। वहाँ वो कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें। और आपको पता है कि 20 करोड़ 15 करोड़ एक उसकी बात हो रही है वोट की, तो ये कहाँ तक बात जाएगी? तो मेरी तो यही गुजारिश है कि हाथ को रोकने के लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि खुदा के लिए आप सिर्फ अपोजिशन आपस में ना बैठे बल्कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठकर जिसका जो हक बनता है वो उसको दे दिया जाए। अब ये तो मामला रहा है पीटीआई के बीच का, पीटीआई के बीच में जो मामला रहा है वो मेरी गुजारिश होगी इरफान सलीम साहब और आयशा बानो साहिबा से भी कि पार्टी की खातिर वो ये कर ले। बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैंने उनकी आवाज भी उठाई है, लेकिन अब वक्त है कि हम पार्टी के साथ खड़े हो जाएं और मेरी गुजारिश होगी कि पार्टी को बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा रहमान साहब, जो शौकत यूसुफ साहब ने बात की कि जिनकी पार्टियों की जितनी नशिस्तें बनती हैं अगर उनको दे दी जाएं तो ये जो इस वक्त खरीदो फरोख्त का जो बाज़ार सजता है ये नहीं सजेगा। इसी तरीके से अगर पीटीआई के अंदर भी जो लोग जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए वो खड़े रहते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ये मौका मिलेगा लोगों को लोगों की वफादारियाँ ख़रीदने का। सियासत में अगर इस तरीके से वोट्स ख़रीदे जाएंगे, हुकूमत ख़रीदे या दीगर सियासी जमातें ख़रीदें, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो एक इज्जत है, वक़ार है, वो बरकरार रह सकेगा? जी देखिए मलिक साहब, बिल्कुल शौकत यूसुफजई साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं बड़ा जो है क्रिटिक हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि शौकत यूसुफजई साहब जो फरमा रहे हैं सियासी जमातों में यही होता है कि आप सियासी जमातों में डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, आप उम्मीदवार हर ओहदे के होते हैं, लेकिन जब आपकी जमात का सरबराह, अमीर, बड़ा चेयरमैन या सदर जो फैसला कर देता है तो उसके बाद खास तौर पर सेनेट जैसे इंतखाबात में फिर आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं रहता कि आप बतौर उम्मीदवार खड़े रहें, और अगर आप उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो जमात को आप नुकसान पहुंचाएंगे। जबकि जो आपने खरीदो फरोख्त की बात की, इस दफ़ा ये लीड PMLN ने ही ली और PMLN ने ये तजवीज़ दी अली अमीन गंडापुर साहब को कि जो सीट्स आपकी बनती हैं वो आप लें, जो JF की बनती हैं वो नहीं दी जाए, जो पार्टी का हिस्सा है वो नहीं दिया जाए और जो हमारा हिस्सा है वो हमें दिया जाए। और इस सूरत हाल के अंदर अगर हम ये फॉर्मूला ना देते तो एक सीट की गुंजाइश बन सकती थी, कुछ ना कुछ वोट्स हमारे थे, कुछ वोट्स हम मजीद ले लेते, तो लेकिन PMLN हमेशा इसको डिस्करेज करती रही है। और आपके सामने है कि पंजाब के अंदर भी PMLN ने जब इलेक्शंस हुए अभी जो सेनेट के, तो उसमें भी यही कोशिश की थी कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर और पहले से ही जो है कि इसका जो है सेटलमेंट का एक फार्मूला बना लिया जाए। इस मरतबा यही फार्मूला हमने KPK में भी दिया और उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उसमें दाद देनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उसको उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इसको हम अप्लाई करते हैं। अब जो है जाहिर है तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए और इस तरह के अगर इक़दामात को वो इनकरेज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ये खरीदो फरोख्त है सेनेट के इंतखाबात में 10, 15, 20 करोड़ जो भी शौकत यूसुफजई साहब फरमा रहे थे,
तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन हुए बगैर हर जमात को उसका हक दे दिया जाता है, तो जो पैसों की बोलियां लगाते हैं सेनेट इंतखाबात को, उसकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बनाते हैं, मेरे ख्याल से उनकी हौसला शिकनी होगी। ठीक है असलम गौरी साहब, ये जो कंसेंसस हुआ था सियासी जमातों के माबैन, जिसमें JUI भी शामिल है कि जितनी नशिस्तें बनती हैं सियासी जमातों को उतनी मिल जानी चाहिए, आप समझते हैं इस कंसेंसस में जो है JUI को मुकम्मल एतमाद में थी, और ख़ास तौर पे अभी जो आवाज़ें उठी हैं इस कंसेंसस के बाद से कि नहीं जी हम तो उस फैसले को भी नहीं मानते, बाज़ जो रहनुमा हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम इनके साथ बैठ के जो मामला तय हुए हैं उसको हम तस्लीम नहीं करते, इससे कितना इस कंसेंसस का नुकसान पहुंचेगा? देखिए रसूलुल्लाह मलिक साहब, बात सीधी सी है कि ये मकसद ये था कि जो इस वक्त PPK में सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में एक तबका जो इस वक्त बंदूक बरादर है, वो तबका एक ही आवाज दे रहा है कि जमहूरियत से सूबे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो जमहूरियत ने सूबे को कुछ नहीं दिया। अब अगर इस सूरत हाल में अगर मंडी लगेगी, खरीदो फरोख्त होगी और एक शोर वोरा मचेगा, तो उससे भी उस तकबे को भी तकवीत मिलेगी और जमहूरियत के चेहरे पे भी एक क्लिक का दाग लगेगा। ये वो बुनियादी चीजें थी जिसे अपोजिशन ने सोचा। हालांकि अगर इलेक्शन अगर देखा जाए, अगर इलेक्शन भी होता है तो अपोजिशन अपनी 5 की 5 सीटें सिक्योर इजीली कर लेगी, और अगर इलेक्शन नहीं ही होता तो भी हमें 5 सीटें जो हमारा जुस्सा है उसके मुताबिक हिस्सा हमें मिल रहा है, तो इसमें हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो उसमें PTI को नुकसान पहुंचने का खदशा है, बल्कि नुकसान पहुंचेगा। ये जो खरीदो फरोख्त के लिए लोग आए हुए हैं, जो पेशावर में मौजूद हैं, और मीडिया पे आम चल रहा है कि लोग ब्रीफ केस और बैग लेके फिर रहे हैं, तो ये लोग फिर PTI की तरफ मुतवज्जो होंगे, क्योंकि PTI की सफों में तो इंतशार है इस वक्त, और चूंकि अली अमीन साहब अपनी पार्टी को इस वक्त हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के लोगों को, उनकी जात इस वक्त क्रिटिसाइज में है, तो इस सूरत हाल में तो PTI का अपना ही MP आगे पीछे होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये PTI को नुकसान है। हमने तो खुले दिल के साथ PTI को कहा है कि वो अपनी 6 सीटें जो बनता वो ले ले, जो 5 सीटें अपोजिशन की बनती है वो हमें दे दे, और अगर ये खरीदो फरोख्त वाला काम चलता तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टियों को तो इसमें ज्यादा फायदा होता है इसमें, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन गोयल साहब, क्या जो सियासी जमातें हैं ये इस खरीदो फरोख्त के अमल में शामिल नहीं होंगी, या क्या आप समझते हैं जो सियासी जमातें क्लेम तो कर रही हैं कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस खरीदो फरोख्त में वो शामिल हो सकती है सियासी जमातें? देखें, वो बेसिकली तो सियासी जमातों के ही लोग होते हैं या आजाद कैंडिडेट वहाँ मौजूद होते हैं, बाद में किसी न किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं ना, या फिर हम कहें जी हम तो नहीं ज्वाइन करा रहे इस पार्टी बंदे को, क्योंकि ये तो खरीदो फरोख्त करके है, या तो फिर वसीउल कल्बी का मुजाहरा करें, और मैं नहीं नाम लूंगा, यहाँ से बहुत सी पार्टियों के जिम्मेदार और हुकूमत के जिम्मेदार कह रहे हैं कि हम तो जिनके पास एक वोट अपनी पार्टी के पास, अगर पार्टी खुद चाहे तो शायद वही का भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो, और वो कह रहे हैं हम 5 निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे, तो वो सारा जो चीजें हैं वो नजर आती हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और इसी तरह बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ तो छुपा हुआ तो नहीं है, लेकिन हुआ यही कि वहां पर फिर सबने मिलकर कंसेंसस से जब ये काम कर लिया, तो इस दफा पहली दफा बलूचिस्तान असेंबली में ये हुआ कि वहां पर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उस पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिला, और इससे कबल एक दफा पंजाब और एक दफा शायद सिंध में भी हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा मौका है PTI की क़यादत को, शौकी यूसुफ अली साहब जैसे समझदार लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। असल में ये वर्कर लोग हैं, क़यादत वर्कर्स को एतमाद में ले, और जो वर्कर्स की लीडरशिप है उसको एतमाद में ले, वो अपने वर्कर्स को जाके डील करे और हैंडल करे। अदरवाइज इसमें फिर PTI का अपना ज्यादा नुकसान होगा बजाय अपोजिशन का नुकसान होने के, क्योंकि अपोजिशन तो इस वक्त मुतहद है और वो अपना जो अपोजिशन के अपने नंबर हैं वो पूरे 5 के 5 कैंडिडेट के लिए पूरे हैं। असलम गोयल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी कंसेंसस की बात करेंगे मुल्की मसाइल के हवाले से। क्या सियासी जमातें अगर इंतखाबात के मौके पर, सेनेट के इंतखाबात पे इसी किस्म की अफवाह व तफहीम का मुजाहरा कर सकती हैं, तो बाकी मामला पर क्यों नहीं? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शौकत यूसुफ जही साहब, तहरीक इंसाफ एहतजाज के ऐलानात करती रही, फिर यह भी कहा गया कि 5 अगस्त को एहतजाज पीक पर होगा। माजी में हमने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान भी किया गया, लेकिन अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद भी ना बन सका। अब ये भी देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। शेर मरवत साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि लीमा बीबी के अपने बच्चे मुल्क से बाहर चले गए। बेशुमार इल्ज़ाम हैं जो अपनी पार्टी के लोग अपनी क़यादत पर लगा रहे हैं। इन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब भी अब तनकीद की जद में है। अली अमीन गंडापुर साहब अपने नाराज़ अरकान को मना नहीं पा रहे, वज़ीर-ए-आला हाउस घेराव करने की बातें हो रही हैं। तो ये तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाएगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। देखें, ये पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त भी आता है। पार्टी बहुत सारे, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं हम, और बहुत सारे देखें हमें हालात होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है पार्टी के अंदर, वो वाकई सोचने के काबिल है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे अख्तिलाफात हैं जो हमने अपने 1.5 ईंट की मस्जिद हम बनाने के चक्कर में, ये ख़त्म करें और एक नुक्ते के ऊपर आ जाए। चलो और कुछ भी नहीं तो हम इस बात पे तो इत्तेफाक कर सकते हैं ना कि इमरान खान की खातिर एक नुक्ते पे हम आ सकते हैं, 5 अगस्त के नुक्ते पे आ सकते हैं कि एक ही तहरीक चले। तो मेरे ख्याल से तहरीक का तो इशू नहीं होगा, क्योंकि वो वर्कर निकलते हैं। पहले भी लीडरशिप गायब रही है, आपको पता है, हमारे बदकिस्मती से। और आज भी मुझे तवक्को है कि अल्लाह करे कि लीडरशिप जो है वो सामने आ जाए। वर्कर तो निकलेंगे। अगर आप 10 दड़े भी बना लेना तो तब भी अगर इमरान खान काल देंगे तो लोग निकलेंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो थे अपने जहांगीर तरीन साहब, तो उन्होंने मुझे तमाम कमेटियों से बाहर कर दिया था और उसके बाद कोई मौका नहीं मिला कि मैं कमेटी में शामिल हो जाऊं। और फिर मेरे भाई ने कहा तो मैं मशवरा ज़रूर देता हूं, लेकिन मशवरे पे कोई अमल करता है, कोई नहीं करता है। क्योंकि जब आपके पास ओहदा नहीं होता है तो फिर आप बड़े भी, आप कितने भी समझदार हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि पार्टी को जो है ना, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब पार्टियाँ बड़ी होती हैं तो उस पर डिसिप्लिन ना हो तो फिर उसमें मसाइल होते हैं, और यही हमारे साथ होता चला आ रहा है। अभी भी वक्त है कि हम सब इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि डिसिप्लिन, बस एक दफा डिसिप्लिन आ गया और जो लीडरशिप है वो लीड करने लगे पार्टी को। आपने दुरुस्त कहा जी शौकत साहब, जैसे अगर आप जैसे सीनियर लोग भी पार्टी की मुशावरत में शामिल ना हो, उसे किसी कौंसिल में ना रखा जाए ताकि कोई पॉलिटिकल मुशावरत की जा सके, तो फिर तो ऐसी सियासी जमात के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। सियासी फैसले फिर दुरुस्त फैसले नहीं कर पाती। देखिए, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मुझे बीच में ना लाया, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, मुझे मेरी क्या हैसियत है। लेकिन वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा सूझबूझ से काम ले लिया जाता, ये जो सेनेट के उम्मीदवार जब हम नामजद करते थे इससे पहले, तो हम उनसे विड्रॉल भी ले लेते, एडवांस में उनसे विड्रॉल ले लेते। तो अब मुझे नहीं पता है कि विड्रॉल क्यों नहीं लिया गया, आज क्यों ये जो है ना इस बात पे अड़ गए लोग कि जी हम नहीं विड्रॉ करते। अगर विड्रॉल होती तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाते हो। और लेकिन ये कि ये गलती क्यों की गई है, तो मेन वजह ये है कि शायद मुशावरत नहीं है। मुशावरत के बाद काम कर जाता तो मेरे ख्याल से ये हो जाता, मामला इतना आगे नहीं जाता। मैं जानता हूँ सबको, सारे पार्टी के बेहतरीन वर्कर हैं, बेहतरीन लोग हैं और कुर्बानियों वाले लोग हैं, ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। लेकिन अगर हम अपनी कुर्बानी जो है वो सिर्फ टिकट के लिए रख दें और या वजीर मशीर बनने के लिए रख दें, तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए अच्छा नहीं लगता। मज़ा तो तब ही आता है ना, अब लोग कहते हैं जी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कुर्बानी का मज़ा तो तब आता है ना कि आप जब आपके लिए मौका है, आपके लिए आप कहें कि पार्टी ने फैसला किया, मैं मानता हूँ। मैं तो यही एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, यही समझता हूँ, सबको यही कह रहा हूँ। आज भी मैं काफ़ी हद तक अपने जितने भी MPs थे रब्ता हो सकता था, मैंने उनसे कहा है यार सब बैठ के मेहरबानी करें। ये क्या मतलब है कि अगर अपोजिशन के साथ बैठ के ये फैसला हो गया है तो हम क्यों लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं अपने आप पे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें थोड़ी चीज़ों के लिए। ठीक हुई। हुज़ैफा रहमान साहब, आज भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले 5 अगस्त के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे, फिर हम अपनी तैयारियां करेंगे।
एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के साथ आप सेनेट के इंतखाबात में बातचीत भी कर रहे हैं, मिल बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात करती है तो साथ ही साथ आप धमकी भी लगा देते हैं, 5 अगस्त की तैयारियों की बात भी करते हैं। इन चीज़ों पे कंसेंसस या फाहम और तफहीम पैदा क्यों नहीं हो सकती? सियासी जमातें मिल बैठें, मसाइल को हल करें और अगर इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। चूँकि शौकत यूसुफ साहब ने बड़ी तफसील से सेनेट इंतखाबात और अपनी जमात में जिस सूरत हाल का उन्हें सामने है उस पर रोशनी डाली है, ऐसे कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर सियासी जमातें, सियासी कारकुनान तरबियत से चलते हैं और मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, मुमकिन है मे बी आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये एवेलुएट मेरे व्यूअर्स ने करना है, आपने करना है कि बानी तहरीक इंसाफ ने इतनी तलखी और इतनी बदतमीजी इन जनरल भी पॉलिटिक्स में पैदा की है और अपने वर्कर्स और अपने लोगों में भी की है। ये पहली दफा नहीं है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, बानी तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म थे, पंजाब में इनकी हुकूमत थी, KPK में इनकी हुकूमत थी, तब भी आपको याद होगा कि सेनेट इंतखाबात के अंदर इसी तरीके से खरीदो फरोख्त हो रही थी और इनके MPs करोड़ों रुपए लेकर बिक गए थे। तो बेसिकली ये उस तरबियत का हिस्सा है, मैं समझता हूँ ये उस तरबियत की कॉन्टिन्यूशन है कि आपके अपने लोग भी अमीर की इताअत के हवाले से शेकी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं कि हमें या तो टिकट दिया जाए या फिर हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। और आपने देखा कि हमेशा से इन्हीं खरीदो फरोख्त होती रही है, लेकिन इतनी खुल के खरीदो फरोख्त जो है वो तहरीक इंसाफ के MPs की हमने देखी कि उन्होंने अपने रेट्स लगाए। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से भी बानी तहरीक इंसाफ को भी और तहरीक इंसाफ के बाकी सीनियर काबरीन को ये सोचने की जरूरत है कि उन्होंने जो अवेयरनेस के नाम पर जो कहते हैं कि मैंने लोगों को अवेयर किया है, लोगों को मैंने उनका हक जो है हासिल करने की करेज दी है, उस करेज को उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि उनके अपने लोग भी उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो इस चीज से मावरा हो जाते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन क्या है, या जिस पार्टी का हमने हलफ दिया है अगर उस पार्टी का हमें टिकट नहीं दिया गया, उस पार्टी के MPs 2 ने हमें हमारे तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा बने, 2 यानी तस्दीक कुनिंदा 2 तायद 4 लोग यानी हमें उस पार्टी ने दिए। अब वो पार्टी हमें टिकट नहीं दे रही तो ये लोग कह रहे हैं नहीं जी हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये बेसिकली उस हक के लिए लड़ रहे हैं जो हक बानी तहरीक इंसाफ ने इनके दिमागों में सरायत अख्तियार की है। जबकि आज आपने वज़ीर दाखिला की बात की, बिल्कुल जी मैं समझता हूँ कि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत को बढ़ा देना चाहिए। दूसरा ये भी है, दूसरा पहलू अगर ये देखा जाए कि पार्टी के वर्कर अपनी आवाज़ उठाते हैं, पार्टी के रहनुमा अपनी लीडरशिप के खिलाफ भी बात कर लेते हैं, बाकी सियासी जमातों में तो ज़रा मुश्किल नहीं है? नहीं, हर जमात में ऐसा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो आवाज़ उठाना है जो कि अपनी ही जमात को आप कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए उन्होंने ज़ाहिर पार्टी में मुख्तलिफ फोरम से बात की होगी, मजीद भी करें, लेकिन इस तरीके से पार्टी लीडरशिप के सामने डट जाना और कहना नहीं कि हम वापस नहीं लेंगे, देखिए ये पार्टी की अमानत है। कल मुझे मेरी पार्टी कहे कि आप इस वजारत से स्टेप डाउन करें, आपको पता है कि मेरी क्या कुर्बानी है, मैंने क्या प्रोफेशनली अपने कैरियर बाकी चीजें, इनके साथ लॉयल्टी सब चीजें, लेकिन ये ज़ाहिर पार्टी की अमानत है, मुझे आर्गू करने का कोई हक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप अमीर की बिल्कुल ठीक है। असलम गौरी साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन की बातें होती रही लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन का कोई अलायंस बन ना सका। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि इस पर वो रिस्पांस नहीं करना चाहते, तलखियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या कोई इत्तेहाद बन सकता है मुस्तकबिल में? रुकावट क्या है? बाज़ लोग कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब रुकावट हैं JUI, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के किसी मुत्तहिदा अलायंस की राह में। देखिए हमारे तो इनके दरमियान में 15-20 साल से बहुत बड़े बड़े फासले थे और जब ये लोग हमारे साथ मिले हैं, हमारे पास आए हैं, तो हमने खुले दिल से अपने दोनों बाजू खोल के इन्हें गले से लगाया, इनके साथ हर तरह के रवाबत बढ़ाए, कमेटियां बनाई मामला को आगे चलाने के लिए। मैं भी उन कमेटियों का मेंबर रहा और अब तक कमेटियां हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी बात सूरत होती थी कि जब ये लोग बेचारे हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात कर रहे होते थे तो पीछे अली अमीन या इस किस्म के लोग, बैरिस्टर सैफ या अकरम वकास जैसे लोग बैठ के इसी तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे और फिर जो लोग हमारे पास आते थे वो बैठे शर्मिंदा हो रहे होते थे और हमसे माजरतें कर रहे होते थे। बेसिक सूरत हाल यही है कि जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो, पार्टी के अंदर मसाइल हो
और हम तो उस वक्त भी मजाक में कहा करते थे, लेकिन अब बात मजाक नहीं संजीदा हो गई है कि शायद कुछ लोग चाहते नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आए। अगर वो आ जाएंगे तो इनकी अपनी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, या यमीन है या जो भी है। फिर अगर खान साहब खुद आके बाहर डायरेक्शन देंगे फिर काम इनका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं, वो चाहते नहीं कोई इत्तेहाद बने, वो चाहते नहीं कोई खुल के तहरीक चले, वो चाहते ही नहीं है कि खान साहब किसी न किसी तरह से बाहर आ सके। और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस वक्त तक ना कोई इत्तेहाद बन सका है, ना को खान साहब के लिए कोई खास मूवमेंट चलाई जा सकी है। जो कुछ भी अब तक जो तहरीकें चली है वो बगैर किसी प्लानिंग के चली है, बगैर किसी सोच के चली है, और बस वो गलियों को मुंडों वाली जबान छोड़ूंगा नहीं, और मैं असला लेके आ रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लाशें गिरेगी। तो आगे से हुकूमत ने रद्द-ए-अमल उसी टाइप का दिया। तो नतीजा ये हुआ कि आज भी बहुत से कारकुनों को मैं जानता हूँ, अगर कहें तो मैं मीडिया पे वो दे सकते हैं हम लोग, कि वो बेचारे जेलों में पड़े गल्स लड़ रहे हैं, उनको तो वकील भी मुहैया नहीं हो रहा है, हालांकि पीटीआई के पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सूरत हाल है। पार्टी के अंदर के जो मसाइल हैं, उन मसाइल ने ना तो इत्तेहाद बनने दिया, ना कोई तहरीक चलने दी। तो अगर ये इसी तरह मसाइल रहे तो पार्टी मजीद नुकसान में जाएगी। और इस वक्त केपीके की जो सूरत हाल है, ये तो एक दो कारकुन सामने आए हैं, एलपीएस के अंदर भी बहुत बड़ा तनाव है, बड़ा खिंचाव है, और ग्रुपिंग की शक्ल में एलपीएस भी मौजूद है, और एक ग्रुप नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 ग्रुपों की शक्ल में मौजूद है। और मेरे इनमें है ये सारी बातें, वहाँ कुछ लोग बाहर से गए हुए हैं जो वहाँ पर मौजूद है, और वो इनके साथ बार्गेनिंग और डीलिंग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अपोजिशन के साथ मिलकर कोई अपोज वाला खेल हो जाए, वरना फिर उनकी अपना जो चाहते हैं वो नहीं होगा। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो इस वक्त पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा रही है, अपोजिशन को भी नुकसान पहुंचा रही है। अब देखें, हम जब केपीके में अपोजिशन में जाते हैं तो अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, हम आज तक अपोजिशन के साथ खड़े रहे, आप भी अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, इस वक्त अपोजिशन के साथ ही मिलके हम वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम मरकज में आते हैं तो 26वीं तरमीम में अपोजिशन हमारे साथ खड़ी होती है, हर किस्म के मशवरे मशावरत होती है, इन्हीं की ख्वाहिश पे आईनी बेंच बनाया जाता है, वरना हम तो आईनी अदालत के फेवर में थे सब लोग, इन्हीं की ख्वाहिश पे आईनी बेंच बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो मामला गुजर जाता है तो आज हम जो है वो जीओए जो है वो 26वीं तरमीम पूरी की पूरी हमारे ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। और हालांकि हकीकत यह है कि उसका फल जो है वो इस वक्त भी जुडिशल कमीशन की सूरत में पीटीआई के लोग खा रहे हैं फल, तो या तो वहां से भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा गिला ये है कि आज तक हम अपोजिशन में तो हैं, कौमी असम्बली में इनके साथ अपोजिशन में हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर को एक बात ऐसी बता दी 26वीं तरमीम के अलावा कभी उसने हमें किसी मामले में भी एतमाद में लिया हो, किसी चीज में हमसे मशवरा किया हो, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो। फिर इस तरह तो इत्तेहाद नहीं बनते कि कोई शख्स ये कहे कि आओ जी मेरे पीछे आके चल पड़ो और मैं जिधर आपको लेके जाऊँ अपने पीछे चलना है। हर जमात के अपने कुछ असूल होते हैं, हम अपने अपने एजेंडे रखते हैं, अपने असूल रखते हैं, सियासत में अपने अपने दस्तूर है, मशहूर है, कारकुन की अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको मद्देनजर रख के हम सियासत कर सकते हैं। पुराना एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदेद। शौकत यूसुफ जई साहब, इत्तेहाद क्या बनाना है? अभी जो आप तफसील से असलम गौरी साहब ने बताया कि आप 26वीं आईनी तरमीम में साथ होते हैं, फिर गिले शिकवे भी करते हैं, फिर मुशावरत की कमेटियाँ भी बनती हैं, लेकिन इजलास ही नहीं होता। इन हालात में अपोजिशन का इत्तेहाद बन सकता है? ये बदकिस्मती है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सेटल नहीं हो रही हैं दोनों के दरमियान। जो एक एतमाद साजी है ना, वो एतमाद साजी नहीं हो रही है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं किया जा रहा है। ये तो मेरे भाई ने बताया कि 26वीं तरमीम का हम साथ थे, बिल्कुल नहीं थे, पार्टी कभी भी उसमें नहीं थी। लेकिन अगर कोई लोग जाके वहाँ बैठे थे या जो भी था उनका अपना फैसला था, लेकिन पार्टी ने शुरू दिन से 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी और फिर आखिर वक्त तक हम उस पर डटे रहे। जहाँ तक मुखालफत का बात, इत्तेहाद की बात है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो डीए खान की सियासत है। जब तक डीए खान की सियासत से नहीं निकलेंगे तो मुश्किलात रहेंगी। जाहिर है वो उनकी ख्वाहिश अलीमीन गंडापुर साहब, क्योंकि आपस में इलेक्शन लड़ते हैं तो जाहिर है आपको पता है हल्कों की सियासत में चीजें कभी जरूरतें दूर नहीं हो सकती हैं। तो वो इशू है कि मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि अलीमीन गंडापुर जाओ और कोई और सीएम बन जाए पार्टी की तरफ से, तो फिर जाके मामला जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अलीमीन गंडापुर जो है वो नामिनी है इमरान खान के, तो कोई और उनको हटा नहीं सकता है, मसला ये है। तो इसलिए ये जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही है और जाहिर है फिर ये मसले आगे बढ़ नहीं रहे।
तो जब तक दिए खान की सियासत बीच में रहेगी, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके साथ कोई इत्तेहाद बन सके। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया, ये शुगर स्कैंडल बड़ा स्कैंडल है। अब तो फवाद साहब ने ट्वीट कर दिया, वज़ीर आज़म साहब के वो बड़े क्लोज रहे, हमेशा से पार्टी के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने भी कहा जी पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है, फ़ायदा जो लोग उठाते हैं उनको वो जानते भी हैं, आप भी जानते होंगे। तो ये अगर इस किस्म के हालात होंगे तो फिर आप गवर्नेंस कैसे बेहतर कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया साहब, मैंने आपके सारे गेस्ट और आपका भी सवाल बहुत जो है पेशेंटली सुना है, तो आप मेरा पेशेंट ऑडियंस देंगे। पहली बात तो ये है कि फवाद साहब के ट्वीट पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है, और फवाद साहब को एक एक बात का इल्म है। वो हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ पौधों पर, पंजाब हुकूमत में भी और मरकजी हुकूमत में भी उसका हिस्सा रहे। मुझे खुशी होती है कि फवाद साहब ने इस ट्वीट के साथ ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने हमेशा शुगर के मामले पर जो है वो मेरिट को प्रिवेल करवाया, और जब सिंध में सब्सिडी दी जा रही थी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारा प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन पंजाब में सब्सिडी नहीं दी। सरप्लस चीनी थी तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास सरप्लस चीनी है, चीनी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जो मतलूबा जरूरत पूरी कर सकते हैं। मौजूद है हमारे पास 25 लाख जो है मेट्रिक टन के ज़हर हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, और हमारी यूजेज जो है 4 महीनों में वो 20 लाख तक हम जाएंगे। इस वक्त भी हमारे पास सरप्लस मौजूद है, लेकिन चूंकि जखीरा अंदोजी शुरू की हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी है। आज जो इसका रेट 170 के ऊपर आ चुका है, और ये मजीद भी नीचे आएगा। लेकिन इस तरीके से किसी एक ब्यूरोक्रेट के मुतनाज़ा ट्वीट को जवाब बनाकर उसको हवा देना, मैं समझता हूँ कि उस ट्वीट से उन्होंने अपना कद भी छोटा किया, क्योंकि पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है, और इस तरह के मामलात में गुमराहकुन चीजें मैं चूंकि मुनासिब नहीं होता। हुज़ैफा साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर रह गया, मेरे पास 1 मिनट बचा है। असलम गोरी साहब, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप भी इस पर तबसरा कर दें। शुगर माफिया, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए? मैं एक बात करना चाहूंगा कि शौकत यूसुफ सईद साहब ने जो बात की है, उनकी पूरी जो क़यादत इस वक्त चेयरमैन है या जनरल सेक्रेटरी है या अपोजिशन लीडर है, दोनों पार्लियामेंट के, और इस तरह अहमद खान साहब है, ये सब लोग हमारे पास आते रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदरूनी मसाइल है, डेरा इस्माइल खान की सियासत नहीं है, आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात ने नुकसान पहुंचाया है। दूसरा जो स्टेप आप ये फरमा रहे हैं, मैं ये बताऊं कि ये गंदम किसने एक्सपोर्ट की थी और इम्पोर्ट की थी, अभी तो आपको बता दें फिर उस वक्त क्या सूरत हाल थी। इसी तरह कॉटन का आपने क्यों एक्सपोर्ट की थी और फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ी उससे महंगे दामों से। तो ये तो आप स्कैंडल कितने आप गिनती कराएंगे, एक चीनी पे बात तो नहीं बनती, बहुत से स्कैंडल हैं इसके, और स्कैंडल हर दफा इन्होंने यही काम करना होता है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, इनको डॉलर चाहिए होते हैं, जैसी चीज आती है फौरन कहते हैं इसको एक्सपोर्ट कर दो, जब गले पड़ती है तो फिर रिपोर्ट कर लो। तो ये इसमें एक स्कैंडल नहीं है, इस तरह के बहुत से स्कैंडल है इनके, और इनको इस पर सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। किसी पर हम इल्जाम लगाना नहीं चाहते, लेकिन हक़ाइक़ कौम जानती है और हक़ाइक़। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं चाहूँगा आप भी इसका फाइनल कमेंट दे दें 30 सेकंड में। देखिए, तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया है। बड़ी बदकिस्मती है कि कपास हम जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, और पैदावार से भी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि चीनी जो है अगर ज़्यादा थी तो सस्ती कर दी जाती, आवाम के लिए रिलीफ मिल जाता, लेकिन आवाम को रिलीफ देना तो मकसद ही नहीं है इस हुकूमत का। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल जो है वो सस्ता होता जा रहा है, यहाँ पे से कमाई का जरिया बनाया गया उसको, आवाम की जेब खाली कर रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, मईशत ठीक हो रही है, तो अगर मईशत ठीक होती तो आवाम को फायदा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, असलम गोई साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।